विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम। आज हम संविधान के पार्ट 3 भाग 3 में पहुंच गए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किसके बारे में बताता है? मूल अधिकार, क्या? फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और किस देश के संविधान से लिए हमने मूल अधिकार? यूएसए के संविधान से लिए। कहां से लिए हैं? तो जब भी बोलेगा कि मूल अधिकार कहां से लिए हैं तो आपने बोलना है यूएसए के संविधान से लिए। कहां से लिए हैं? जब बोलेगा मूल कर्तव्य कहां से लिए हैं तो फॉर्मर यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। कई बार हो जाता मूल मूल देखते हैं बच्चे और बस उसी में क्या लगा दिया। भाई पहले देख लिया करो कि मूल अधिकार पूछा है कि मूल कर्तव्य पूछा है। अगर मूल अधिकार पूछा है तो भाग 3 में है। कहां पर है? भाग 3 में है और यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगर मूल कर्तव्य पूछा है तो भाग 4 का यानी 4A में है। किसमें है? 4A में है। और फॉर्मर यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर रखे गए वो, है ना। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976 द्वारा रखे गए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य बाद में पढ़ेंगे, पहले मूल अधिकारों पे पढ़ लेते हैं हम, है ना। देखो भाई, मूल अधिकार पढ़ने का तरीका क्या होता है? सीधे किताब में मत कूदिए। सीधे किताब में क्या नहीं करना है आपने? सबसे पहले बेयर एक्ट आता है आपका, है ना। छोटा सा एक संविधान आपके सामने होगा। उसमें सबसे पहले क्या करना है आपने? जितने भी आर्टिकल हैं वो याद कीजिए। उनकी हेडिंग्स जो होती हैं उनको याद करना है आपने। मोटा मोटा मैं बता देता हूं। जैसे भाग 3 मूल अधिकार में तो 12 से 35 तक पढ़ना है हमने। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 to 35। जो मूल अधिकार शुरू होंगे वो 14 से स्टार्ट होंगे, लेकिन आपने 12 से ही हेडिंग पढ़नी है। क्या करनी है? आर्टिकल 12 क्या बोलता है? डेफिनेशन बोलता है, परिभाषा बोलता है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है। किसकी? क्योंकि बार बार हम यूज करेंगे राज्य। अब राज्य का मतलब लोग सोचते हैं जैसे उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, है ना, झारखंड राज्य। ये राज्य नहीं होता है इसका मतलब किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट की एक डेफिनेशन देगा। पहले खाली आप इतना याद कीजिए कि 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। क्या दी गई है उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या दिया गया? आर्टिकल 13 दे रखा है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। हल्का सा बता देता हूं। इसमें यह बता रखा, पहले धमकी दे दी भाई। क्या दे दी? कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। राज्य यदि कोई ऐसी विधि बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करेगी तो शॉर्ट में बता रहा हूं कि वो विधि 0 हो जाएगी। अब कितने, किस मात्रा तक होगी, कहां तक होगी, वो बात की बातें हैं। पहले सिर्फ इतना याद रखिए कि आर्टिकल 13 एक प्रकार की संविधान वेताओं द्वारा, संविधान सभा के लोगों द्वारा मूल अधिकार देने से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। और अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाएगा तो वो क्या हो जाएगी? उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती है, मूल अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो 12 और 13 की हेडिंग पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद मूल अधिकार शुरू होते हैं। पहले 7 मूल अधिकार थे, अब 6 मूल अधिकार है। 7वां मूल अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार था। उसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया, भाग 12 में रखा गया। भाग 12 की जो हेडिंग है वो है वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद। उसमें 4 चैप्टर हैं। तो 4th चैप्टर में आर्टिकल 300A में रखकर उसको विधिक अधिकार या लीगल राइट बना दिया गया है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। पहला मूल अधिकार जो है राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 होता है। 14 to 18 होता है, ठीक है। तो पहले सिर्फ हेडिंग याद कीजिए कि 14 में क्या कह रखा है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या कह रखा? विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 में लिखा हुआ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 में लिखा हुआ एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। ठीक है। अब इतनी तेज तो मैं बोल रहा हूं तो इसको और तेज चलाकर मत सुनना, ठीक है। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे सुनना, तभी याद होगा। ज्यादा तेज चलाकर भी याद नहीं होता है। तेज क्या बोलते हैं उसको? स्पीड।
नॉर्मल स्पीड में सुनना है इसको। तो मैंने कहा इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद कीजिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 7 स्टार चैप्टर है। तो हमने पहला मूल अधिकार पढ़ा राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, है ना, उसमें हमने 14 to 18 पढ़ लिया। अब अगला जो मूल अधिकार होता है दूसरे नंबर का वो होता है राइट टू फ्रीडम, 19 to 22 तक होता है, 19 to 22 तक होता है। 19 में कह रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ नहीं पढ़ेंगे, एफ हटा दिया, संपत्ति का अधिकार था वहां पर, जी तक पढ़ेंगे हम इसको। कहां तक पढ़ेंगे? 19 1A 1B 1C 1D 1E और 1G। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, इसमें इसका मतलब होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद आर्टिकल 21 पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद ये फिर एक आर्टिकल 21A ये बाद में जोड़ा गया है, हाँ बाद में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें बोला गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर है ये अधिकार। किस पर है? कायदे से आने वाले समय में हो सकता है कि माध्यमिक शिक्षा पर भी अधिकार मिले, हो सकता है उच्च शिक्षा पर भी मिले, पर भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, उच्च शिक्षा पर तो अभी संभव नहीं है। लेकिन मैंने कहा ये प्राथमिक शिक्षा पर है। इस पर एक बार पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा कब लागू हुआ, तो 2010 में लागू हुआ। ठीक है, 80% बच्चे क्या करके आ गए? 2002 करके आ गए। कि 86वां संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, नहीं लागू पूछा उसने। क्या पूछा? कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2010 से लागू हुआ। इतना समझ में आ गया? तो 21A में आपने पढ़ना है राइट टू एजुकेशन, ये बाद में जोड़ा गया। इसी के साथ ये भी याद करना कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये याद हो गया? ठीक है। आर्टिकल 22 पढ़ना है आपने, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहले हेडिंग याद कर लीजिए, क्या होगा इसके अंदर वो बात की बात है। इतना समझ में आ गया? अब तीसरा मूल अधिकार पढ़ते हैं भाई हम, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सिर्फ 2 आर्टिकल है, 23 और 24। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, है ना, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। उसके बाद आपने 23 पढ़ना है, दुर्व्यापार समझते हैं मानव को खरीदना बेचना मना है, ठीक है। और फोर्स लेबर बोलते हैं, वैदिक काल में विस्ट्री बोलते थे, फोर्स लेबर बोलते हैं बंधुआ मजदूरी हो गई, है ना, उन पर क्या किया गया है? उसको प्रोहिबिट किया गया है ना। आर्टिकल 24 बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, यानी कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यहां से पूछता है वो कि बाल श्रम को प्रतिषिद्ध करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आपने बोलना आर्टिकल 24। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी एम्प्लॉय इन एनी फैक्ट्री, इन एनी माइन, इन एनी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बाल श्रम को प्रतिषिद्ध करता है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24। इतना समझ में आ गया। अब अगला मूल अधिकार शुरू होता है हमारा 4th नंबर का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है 25 से लेकर 28 तक है। 25 बोलता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतःकरण को और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप धर्म को मान सकते हो, आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है। धर्मांतरण की स्वतंत्रता नहीं है। फोर्स मतलब पैसे देकर, लालच देकर आप धर्मांतरण नहीं करा सकते किसी का, ठीक है, जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकते। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको, मूल अधिकार है आपका। आर्टिकल 27 बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में छूट। इसमें क्या है कि भाई ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काफी लंबे समय तक ये जरिया रहा। बाद में बहुत सारे क्या किए गए? संशोधन किए गए, है ना, नकेल कसी गई ताकि ब्लैक मनी क्या ना हो, व्हाइट मनी ना हो, ठीक है, व्हाइट मनी में ना कन्वर्ट कर पाए लोग इस प्रकार से।
ठीक है, धर्म का सारा लेकर। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर आप खर्चा करते हो तो जब आप टैक्स दोगे तो आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी उसमें। इतना समझ में आ गया। आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की प्रार्थना में खड़े होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि वह छोटा बच्चा है तो उसके माता पिता से पूछना पड़ेगा, और यदि वह बड़ा है, बालिग है, तो उसकी इच्छा के बगैर आप किसी प्रार्थना में क्या नहीं करेंगे, उसे जबरदस्ती खड़ा नहीं करेंगे। और खासकर जो राज्य निधि से पूर्णता या अंशतः पोषित जो विद्यालय होते हैं, इसीलिए जितने सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर कभी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ट्रस्ट के अधीन जो विद्यालय होते हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इतना समझ में आया, वो डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद अगला मूल अधिकार जो है पांचवा, वो है आपका कौन सा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 और 30 आता है इसमें। आर्टिकल 29 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अल्पसंख्यक की डेफिनेशन पूछता है, वो हम डिटेल में करेंगे कि कौन से अल्पसंख्यक, संख्या के आधार पर या भाषा, संस्कृति और अपनी लिपि के आधार पर, है ना, वो डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, पहले तो अल्पसंख्यक वर्ग की डेफिनेशन पूछेगा क्या है यहाँ पर, क्योंकि आर्टिकल 29 में अलग है, 30 में अलग है, और उन्हें क्या अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का, उसका प्रशासन करने का अधिकार है। तो हाँ जी है, आर्टिकल 30 से है। किससे है, आर्टिकल 30 से है। फिर आर्टिकल 31 जनरली पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़ना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन था, है ना, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और उसमें फिर 31A B C D ये सब क्या किए गए हैं, इसमें बाद में जोड़े गए हैं। तो इनको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आर्टिकल 31A है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स, इसका मतलब है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। आर्टिकल 31B है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, यानी कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। आर्टिकल 31C है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, यानी कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। और आर्टिकल 31D है सेविंग ऑफ लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटीज, यानी राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। ये भी इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं लगता कि पीसीएस और ग्रुप सी लेवल पे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ के रख लेने चाहिए, ठीक है। सोच यूपीएससी जैसी रखिए भाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट छठा मूल अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, इसलिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आर्टिकल 32 भाग 3 यानी रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3, यानी भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार, रेमेडी है इसमें। क्या है, रेमेडी है। आर्टिकल 33 बोलता है 31A भी है वैसे, बट 33 में जाते हैं सीधे, 32A के बाद 33 में जाते हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इन दियर एप्लीकेशन ऑफ टू फोर्सेस, यानी भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, मूल अधिकारों को उपांतरण करने की शक्ति किसमें निहित है? उपांतरण बोलते हैं मॉडिफाई, उपांतरण बोलते हैं मॉडिफाई। आंसर संसद को। किसको? देखिए भाई, जितने भी फोर्स के लोग होते हैं ना, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, इंटेलिजेंस हो, काउंटर इंटेलिजेंस हो, इनको सारे मूल अधिकार नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सारे मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनको मॉडिफाई करके मूल अधिकार दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ताकि कल को किसी मूल अधिकार की बारीकी को लेकर कोई समस्या पैदा ना हो जाए। वॉर डिक्लेयर हो गया, लड़ने जाना है ना, आर्टिकल 21A के लेके बैठ गया अगर कोई कि जी आर्टिकल 21 में कह रखा है कि
किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई। इसलिए जितने भी फोर्सेस हैं, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, जितने भी हैं फोर्सेस, जितनी भी इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, और जितने भी इनको क्या करते हैं, क्या दिलाते हैं, जैसे सिग्नल कोर हो गई, वायरलेस ऑपरेटर्स हो गए, उन सब के मूल अधिकार मॉडिफाई करके दिए जाते हैं उनको। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो फोर्स, तो वहीं पर लिख दिया जाता है, साइन करते हैं आप कि सहमत हैं, आपको ये मूल अधिकार जैसे एक सिविलियंस को दिए जाते हैं उस प्रकार के मूल अधिकार आपके पास नहीं होंगे। तो कौन मॉडिफाई करती है? संसद मॉडिफाई करती है। कौन मॉडिफाई करती है? संसद मॉडिफाई करती है। आर्टिकल 34, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय पार्ट 3 व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। मार्शल लॉ पता है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? मार्शल लॉ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? उसी का तो फायदा उठाया डायर ने, मार्शल लॉ लगा हुआ था। अब भाई अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है, सेना का शासन है, तब मूल अधिकार कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? निर्बंधन हो जाता है उन पर। क्या हो जाता है? खत्म नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए छुप जाते हैं। जैसे ही मार्शल लॉ खत्म, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर आ जाएगी। ठीक है। आर्टिकल 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट 3, भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। देखिए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोल तो दिया, जैसे आर्टिकल 17 में बोल दिया कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन दंड का प्रावधान थोड़े किया, विधान थोड़े किया हमने वहां पर। हमने तो खाली ये बोला कि भाई दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा? कि अगर कोई अस्पर्शता करता है, अनटचेबिलिटी की क्या करता है, जैसी कोई कार्रवाई करता है, तो उस पर वो दंडनीय अपराध होगा। अब आर्टिकल 17 में दंड क्या मिलेगा ये नहीं लिखा हुआ, तो आर्टिकल 35 बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाग 3 में जिन जिन मूल अधिकारों में ये बोल रखा कि दंडनीय अपराध होगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। किसको होगा? पार्लियामेंट को होगा। तो पार्लियामेंट ने क्या किया? अनटचेबिलिटी पे कानून बनाया। पार्लियामेंट ने क्या किया? आर्टिकल 24 में आपने बोला कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट किया जाता है, दंडनीय अपराध होगा, उस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। किस आर्टिकल का प्रयोग करेगी? आर्टिकल 35 का प्रयोग करेगी। समझ में आया? ऐसे ही आपने बोला कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं चलेगी भाई, मानव का दुर्व्यापार नहीं चलेगा, मानव का फोर्स लेबर नहीं चलेगा। कानून कौन बनाएगा भाई? कानून संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? तो आर्टिकल 35 मैंने कहा खासकर उनको जिन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको? संसद को देता है आर्टिकल 35। तो जब ये आर्टिकल याद हो जाएं, तब किताब में कूदना। कूदना मतलब तब किताब खोलना, तब पढ़ना शुरू करना। सबसे पहले आपने कंठाग्र होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आर्टिकल कंठाग्र। 6 के 6 मूल अधिकारों की हेडिंग्स, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक की जितने भी हेडिंग्स हैं, पहले वो याद करो। क्योंकि क्या होता है, कई बार इतने में ही काम चल जाता है। बोलेगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। आपसे बोलेगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, आप बोलोगे 18। आपसे पूछेगा प्रेस की स्वतंत्रता, आप बोलोगे यार आर्टिकल 19 में वाक स्वतंत्रता है, इसका मतलब प्रेस की स्वतंत्रता भी वहीं पर होगी, है ना। आपसे बोलेगा टैक्सेशन से संबंधित आर्टिकल मूल अधिकार कौन सा है, तो आपने बोला 27। कौन सा? कि अगर आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, तो जब आप टैक्स दोगे तो वहां पर छूट मिलेगी। आपसे पूछ लिया बाल श्रम का निषेध, तो आप बोलोगे आर्टिकल 24। आपसे पूछेगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो आप बोलोगे 23। आपसे बोलेगा फोर्स लेबर, तो आप बोलोगे आर्टिकल 23। तो हेडिंग से काम चल जाता है स्टेट्स में, और जो छोटे मोटे जो पेपर होते हैं उनमें हेडिंग से ही काम चल जाता है। और कभी कभी तो दुख तब होता है जब बहुत बड़ा एग्जामिनिंग बॉडी इतना पूछती है कि मूल अधिकार किस भाग में, आंसर भाग 3 में। ये ऐसा पूछती कि मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, तो यूएसए के संविधान से। तो भाई आपको बड़ा अधिकारी बनाना है तो थोड़ा लेवल रखो किसका, पेपर का। इतना मत पूछो कि पतली सी किताब पढ़ने वाला भी कर ले उसको, और जिसने भारी भरकम संविधान पढ़ा वो भी कर ले। थोड़ा गहराई में पूछो ना। अगर आपको अच्छा अधिकारी चाहिए तो पेपर की जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ा गहरी होनी चाहिए, है ना। ये चीज है। तो फंडामेंटल राइट्स समझ में आ गया, ठीक। और जो आसान पेपर होते हैं वहां पर दिक्कत हो जाती है, मेरिट फिर और हाई जाती है। एक गलती मतलब 1000 लोग पीछे।
एक गलती मतलब कठिन पेपर में ये होता है कि वही कर सकता है जिसने डीप क्या कर रखा हो, अध्ययन कर रखा हो। समझ में आया? तो अब डीप कैसे पढ़ा जाता है, कोई भी हो भाई, ग्रुप सी वाला हो चाहे कोई भी हो, कई बार बच्चे अपने आप को अंडरस्टिमेट करते हैं। आप तैयारी के दौरान अगर डीप पढ़ेंगे, हो सकता है आप अभी जल्दबाजी में हो, आप क्या करें, ग्रुप सी ज्वाइन कर लें, लेकिन क्या पता कल को आपके अंदर एक बात आए कि मुझे क्या करना है, बड़ा बनना है, बड़ी तैयारी करनी है, अधिकारी बनना है, और तब आपके पास समय ना हो तो क्या होगा, दिक्कत होगी। इसलिए अभी डीप पढ़ लो, आगे चलकर रिवाइज करना पड़ेगा। खाली क्या करना पड़ेगा, खाली रिवाइज करके काम चल जाएगा, है ना। तो डोंट ट्राई टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, ट्राई फॉर 3, 4, 5। एक पत्थर से 2-3 चिड़िया मत मारो, एक पत्थर से क्या करो, 3 मारो, 4 मारो, 5 चिड़ियाएं मारो। चिड़ियाएं समझते हो, अच्छा तब माना जाता है जब आपके पास 8 रिजल्ट होते हैं, 8-10 रिजल्ट होते हैं, उसमें से आप चूज करते हो कि कहां जाना है मुझे, बेस्ट कौन सा रहेगा। ठीक है, तो मूल अधिकार भाई। अब मूल अधिकार क्या होते हैं, अब भाई मेंस में कैसे लिखते हैं, तो मेंस का भी पता होना चाहिए आपको। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वातंत्र्य को सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। एक M.V. पाइली एक विद्वान है, उन्होंने ये सेइंग कही है किसके बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, कि मूल अधिकार होते क्या है भाई। अगर इस तरह के कोट करते हैं आप तो बड़ा अच्छा नंबर मिलता है कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार एक ही समय में शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा करते हैं और शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वातंत्र्य को भी सीमित करते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करते हैं। भाई राजशाही समझते हो आप, राजशाही में राजकुमार कई बार क्या करता है, भीड़ को कुचलते हुए चला जाता है, कोई अपील नहीं होती उसकी, राजकुमार है, अगला राजा है। ऐसी घटनाएं नेपाल में देखी गई है जब राजतंत्र था वहां पर। ठीक है, कोई कार्यवाही नहीं, क्या कर लोगे राजा के विरुद्ध आप। तो भाई मूल अधिकार क्या है कि राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं, किसके, कभी कभी व्यक्तियों के विरुद्ध भी होते हैं लेकिन राज्य के विरुद्ध होते हैं, ताकि निरंकुश ना हो जाए कोई, क्या ना हो जाए, इसलिए मूल अधिकार होते हैं। तो ठीक है, अगर कोट याद हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं भी हो रहा है तो अब हम पढ़ रहे हैं कि मूल अधिकार कहाँ से शुरू हुए, कैसे उनका विकास हुआ, पहले उसकी कहानी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले भाई मूल अधिकार जो थे वो सर्वप्रथम उनका विकास कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पर हुआ, ब्रिटेन में हुआ। हुआ क्या था, कहानी फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, 1215 में जाना पड़ेगा हमें। भारत में तो थर्ड बैटल ऑफ तराइन चल रहा था। तराइन का तृतीय युद्ध सुना है, 2 युद्ध तो सुने हैं आपने, 1191 और 1192 पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में। एक थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ 1215 में, किस किस के बीच में, इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन कुबाचा के बीच में। बाद में कुबाचा मेरे ख्याल से सिंधु नदी में डूबकर मर गया, ऐसा ही हुआ था, आत्महत्या कर ली थी या मर गया था डूबकर। तो यहां तो भारत में तो चल रहा था क्या, थर्ड बैटल ऑफ तराइन। और ब्रिटेन की जनता इतनी सजग थी कि ब्रिटेन का राजा था उस समय सम्राट जॉन, कौन था, 1215 की बात है। उन्होंने क्या किया कि एक कागज लिया, उस कागज पे लिखा कि हमें ये अधिकार चाहिए, और राजा को बाध्य कर दिया कि साइन करो इस पर। क्या करो, राजा को, जॉन को बाध्य कर दिया इस पर साइन करो। राजा को साइन करने पड़े, क्योंकि सबसे बड़ी जो होती है वो कौन होती है, जनता। तो जब जनता की भीड़ पहुंच गई तो राजा को साइन करने पड़े। 1215 में अधिकार पत्र, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्या हुआ, मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा कब साइन हुआ, आंसर 1215 में। ठीक है, जहां जहां पर आप लोगों को कुछ अधिकार मिलेंगे वहां वहां पर बोलेंगे हम कि मैग्ना कार्टा है। ये क्या है, मैग्ना कार्टा असली 1215 में साइन हो गया। जैसे वुड डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में, है ना। तो वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ जी, वो वुड डिस्पैच से हुआ, इसलिए उसको मैग्ना कार्टा दे दिया, है ना। तो अलग अलग जगहों पर मैग्ना कार्टा वर्ड यूज होता रहेगा, बट असली मैग्ना कार्टा जो है 1215 का। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद भाई 1689 में बिल ऑफ राइट्स,
1689 में बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकार के संबंध में एक अन्य प्रमुख दस्तावेज है। इसमें विभिन्न सम्राटों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश नागरिकों को प्रदत्त महत्वपूर्ण अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का संकलन किया गया। क्या किया गया? दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है बिल ऑफ राइट्स। यही बिल ऑफ राइट्स आप यूएसए में भी पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे? पहला दस्तावेज हो गया 1215 का मैग्ना कार्टा, दूसरा दस्तावेज हो गया 1689 का बिल ऑफ राइट्स। मैंने कहा ऐसा ही नाम बिल ऑफ राइट्स आप कहां पढ़ेंगे? यूएसए में। जब यूएसए में क्रांति होगी और यूएसए एक अलग, ब्रिटेन से अलग हो जाएगा, 1789 में उनका संविधान बनेगा, लेकिन उस संविधान में मूल अधिकार होंगे ही नहीं। तो जनता बोलेगी भाई हम तो गलत हो गया है, तो मूल अधिकार तो है ही नहीं इसमें। तो 2 साल बाद जो अमेरिका की सरकार है वो क्या लेके आएगी? बिल ऑफ राइट्स लेके आएगी 1791 में। उसको भी बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। और अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ही ले रखे हैं हमने मूल अधिकार। कहां से ले रखे हैं? जो कि 1791 में साइन हुआ था वहां की सरकार के द्वारा, उससे ही हमने मूल अधिकार उठा रखे हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरी घटना पे आते हैं भाई। पहली घटना 1215, दूसरी घटना 1689, तीसरी घटना 1789। 100 साल बाद अंग्रेजों, मतलब इंग्लैंड के, ब्रिटेन के 100 साल बाद फ्रांस में घटना हुई। फ्रांस में क्या हुआ कि एक लंबे संघर्ष के बाद 1789 में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र यानी द डिक्लेरेशन द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन द्वारा फ्रांस की जनता के कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए थे। फ्रांस की जनता अपने मूल अधिकारों के प्रति अत्यधिक सजग थी। क्या थी? सजग थी। इसीलिए क्या हुआ कि 1789 में फ्रांसीसी शासक लुई 16वें को मूलाधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस की जनता ने अपने राजा को, लुई 16वें को, जो कहता था मैं ही राज्य हूं, मैंने जो बोल दिया वही कानून है, उसको क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया। क्यों चढ़ा दिया? कि भाई मूल अधिकारों का हनन किया था उसने। क्या किया था? मूल अधिकारों का हनन किया था। तो फ्रांस की जनता इतनी सजग, और हम लोग कितने सजग? हमारे अधिकारों का क्या? आप लोग अधिकार तब पढ़ते हो मूल अधिकार जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। उससे पहले किसी को अपने मूल अधिकार पता ही नहीं है ना? तो वो 1789 में क्या कर रहे हैं? अपने मूल अधिकारों के प्रति इतने सजग हैं कि अपने राजा लुई 16वें को फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया। ऐसे ही मैंने कहा मूल अधिकार उल्लंघन के कारण फांसी पर चढ़ा दिया। अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, ये मैंने अभी बता दिया आपको थोड़ी देर पहले। तो 1791 में क्या किया गया? अमेरिकी संविधान में संशोधन किया गया। अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स, अधिकार पत्र बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। इतना समझ में आ गया? ठीक। भारत में अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, भारत में मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कब की गई? तो आपने बोलना 1895 में। कब की गई? 1895। तो संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से, पूरा आंसर बोलना आपने, संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से की गई थी। ठीक है। फिर बोलेगा भारतीयों को मूल अधिकार प्रदान करने की मांग 1919 के दौरान कांग्रेस द्वारा भी की गई। कब? 1917, 1919, वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार चल रहे थे जब, तब भी बोला गया था भाई मूल अधिकार दे दो, नहीं दिए इन्होंने। ठीक है। 1925 में एनी बेसेंट द्वारा भी मांग की गई मूल अधिकारों की। श्रीमती एनी बेसेंट, पता है? उन्होंने क्या किया? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की, उसको भी नहीं माना गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत की, वहां पर भी मूल अधिकारों की मांग की गई, कुछ नहीं हुआ। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, वहां पर भी मूल अधिकारों की मांग की गई। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में और 1931 में कराची अधिवेशन में, है ना, इसके संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। अब 1931 इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन और 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकार के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया था। इतना समझ में आ गया? तो कराची से क्वेश्चन बना है, यूपी पीसीएस वालों ने पूछे हैं कि प्रस्ताव कब पास किया गया मूल अधिकारों के संबंध में? आंसर 1931 में। ठीक है जी। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि बन के गए कांग्रेस के, राजपुताना नामक जहाज से गए। विंस्टन चर्चिल ने कहा अर्धनंगा फकीर, कहा
उसी अवसर पर गांधी जी ने भी क्या किया, मांग उठाई मूल अधिकारों की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 1934 में सरकार की संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी बोलते हैं इसको, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गांधी की मांग को, जो कि कब उठाई थी उन्होंने, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, है ना। मैंने रोटी मांगी थी मिले पत्थर, गांधी जी ने ये भी तो कहा आके, मैंने रोटी मांगी थी मुझे क्या मिले, पत्थर मिले। चलो जी, 1934 में जेपीसी ने भी क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। 1935 में भारत शासन अधिनियम में भी इसे शामिल नहीं किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने भी संविधान के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट में भारतीयों को मूल अधिकार दिए जाने की वकालत की थी। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए एक समिति गठित की गई। क्या की गई, समिति गठित की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे, यहां से क्वेश्चन बनेगा, वल्लभ भाई पटेल। क्या बनाता है वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में जो समिति बनाई गई थी, परामर्श समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपने बोलना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मूल अधिकारों पर परामर्श करने के लिए एक उप समिति भी बनाई गई थी। अभी तो मैंने कमेटी बोली, अब मैं बोल रहा हूं उप समिति। एक होती समिति, उससे छोटी होती उप समिति। मूल अधिकार के परामर्श हेतु एक उप समिति भी बनाई संविधान सभा ने। उसका अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। उसके अध्यक्ष कौन थे भाई, एक बार क्वेश्चन आया, दरअसल क्या हुआ, यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया कि मूल अधिकार के संबंध में संविधान सभा द्वारा जो समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली बार उन्होंने पलट के दिया क्वेश्चन। अगली बार उन्होंने कहा कि संविधान सभा ने मूल अधिकारों के संबंध में एक परामर्श उप समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, बच्चे लिख के आगे पटेल। पटेल नहीं भाई, उप समिति पढ़ना चाहिए था। क्या पढ़ना चाहिए था, तब आप पढ़ेंगे जेबी कृपलानी। कहानियों के माध्यम से मैं आपको बताता हूं बच्चा गलती कैसे करता है पेपर के अंदर। तो जेबी कृपलानी याद रखना उप समिति में कौन। इनकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार संबंधी प्रावधान किए गए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो 12 से 35 में हम पढ़ रहे हैं या 14 से 35 में पढ़ रहे हैं, 14 से या 12 से 35 ही बोल दो, वो क्यों आए, वो इनकी वजह से आए भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल परामर्श समिति किसके लिए, मूल अधिकारों के संबंध में और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में जो परामर्श समिति थी, दोनों के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकारों के संबंध में जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो खास ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बनाऊंगा टेस्ट में, पहले ही लीक कर देता हूं मैं अपना पेपर, है ना, लेकिन पेपर लूंगा मैं 1 महीने बाद। कब, तो अभी रट लो उसको, 1 महीने बाद जब पेपर होंगे तो देखेंगे कितने नंबर आते हैं। ठीक है। मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, लेकिन मूल अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है। ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स को मूल अधिकार कहा जाता है। किसको, मैंने कहा बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन के संविधान में भी है जो कि अलिखित है, और यूएसए के संविधान में 1791 वाला बिल ऑफ राइट्स। ठीक है। फ्रांस और अमेरिका में इन अधिकारों को प्राकृतिक और अप्रतिदेय, यानी नेचुरल और अप्रतिदेय, मतलब अप्रतिदेय का मतलब होता है इनएलिएनेबल अधिकारों के रूप में स्वीकृत किया गया है। भारत में मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार हैं। इनमें उन आधारभूत अधिकारों का समावेश किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। अब आपने ये याद करना, देखो जब मेंस लिखेंगे ना आप, तो आपने ये लाइनें लिखनी है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक। फ्लो चार्ट जब बना रहे होंगे आप, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए नितांत आवश्यक। तो अब मूल अधिकार को हल्का सा डिफाइन कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, क्योंकि संविधान में तो उसको डिफाइन नहीं किया गया है। अपने हिसाब से जब हमसे पूछा जाएगा मूल अधिकारों से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य, क्या शब्द यूज करोगे, मूलभूत और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं,
सामान्यतः व्यक्ति के इन अधिकारों में राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। क्या? राज्य के द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। मूल अधिकारों के संबंध में डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था कि यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए किया गया समझौता है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कोट कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? तो अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले मूल अधिकारों के संबंध में बहुत सारी चीजें पढ़नी है ना। तब धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और बता देता हूं कि भारतीय संविधान का भाग 3 आपको पता ही है, आर्टिकल 12 से 35 मूल अधिकारों के बारे में है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया उतना संसार के किसी भी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में क्या नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा नहीं, सबसे बड़ी सरदर्दी तो भाग 3 है हमारे लिए। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, इतना डीप पढ़ना पड़ता है यूपीएससी के लिए खासकर, कि वहां से आने की संभावना होती है। तो मैंने कहा संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का जितना व्यापक वर्णन किया गया उतना विशद वर्णन विश्व के किसी भी अन्य संविधान में नहीं किया गया है। भाग 3 अमेरिका संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। किससे? बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा अपनी नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है और वह राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। अब यह फिर लाइन याद करनी है आपने, राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है मूल अधिकार। क्या है? राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, किंतु वह आत्यांतिक एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, बच्चे यहां पे फंस जाते हैं कि आत्यांतिक का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आर्टिकल 19 आपको वाक स्वतंत्रता का क्या करता है, अधिकार देता है। ठीक है, आपको वाक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया। अब इसका मतलब ये थोड़े कि आप त्रिवेणी घाट में जाके एक बेंच पे जाकर गाली गलौज करो। ऐसा करोगे क्या? नहीं कर सकते। या आप ऐसा थोड़े कि किसी को मानहानि कर दो, या आप क्या करो कि अंधा कानून है या अंधा कानून है ऐसा गाना गाओ। नहीं गा सकते। क्यों नहीं गा सकते? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? है ना। अपराध उद्दीपन नहीं कर सकते। आप अपराध उद्दीपन बोलते हैं किसी को अपराध करने के लिए, क्या उद्दीपित करना, चलो यार आगजनी करते हैं, आग लगा देते हैं वहां, ये नहीं कर सकते। तो मैंने कहा आर्टिकल 19 भले ही आपको क्या करता है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन आपके बोलने से अगर भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही है, क्या भारत की प्रभुता और अखंडता खंडित हो रही है, या आपके बोलने से राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, या आपके बोलने से हमारे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध खराब हो रहे हैं, या आपके बोलने से लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार प्रभावित हो रहा है, खराब हो रहा है, या आपके बोलने से न्यायालय की अवमानना हो रही है, या आपके बोलने से किसी की मानहानि हो रही है, या आप किसी को अपराध करने के लिए क्या कर रहे हो, उद्दीपित कर रहे हो, ठीक है, तो आप पर युक्त निर्बंधन लगाए जाएंगे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भाग 3 में मूल अधिकार दे दिया तो कुछ भी कर लो इनका। कुछ चीजों में क्या करना पड़ेगा आपको, सोच समझकर क्या करना पड़ेगा भाई। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं मैं कि आर्टिकल 19(1) भी है, शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है। क्या है? शांतिपूर्ण और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार है। आप कीजिए, सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में आप बताएंगे कि हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना जो जुलूस लेके जाएंगे वो इस रास्ते से लेके जाएंगे, हमें अनुमति दीजिए। अनुमति मांगेंगे आप, नंबर 1। नंबर 2, संख्या बताएंगे कि भाई हम कितनी संख्या होगी हमारी। ये ना हो ना कि आपने बोला कि 100 लोग होंगे और पहुंच गए कितने, 10 लाख लोग, तो शासन कैसे संभालेगा भाई इतना। तो लोक व्यवस्था को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? लोक व्यवस्था को ध्यान में, जहां आपने लोक व्यवस्था खराब की, आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। क्या लगेंगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। इसी को बोलते हैं कि जो मूल अधिकार हैं वो क्या नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, उन पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना। तो अभी ये आजकल यूपीएससी यही पूछ रही है जो अभी बताया मैंने आपको कि आर्टिकल 19(1) पर कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, तो भारत की प्रभुता और अखंडता,
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं, मानहानि, अपराध उद्दीपन, ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके बोलने से ये सब चीजें क्या ना हो, प्रभावित ना हो। क्लियर हो गया? तो भाई यहां भारतीय संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान निर्माताओं की भूल से अवगत होने के कारण राज्य को मूल अधिकारों पर राष्ट्रहित और लोकहित में निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान करते हैं। अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में देखा होगा आपने कि एक अपराधी भी पुलिस से सिगरेट मांगता है, क्योंकि अपने मूल अधिकारों के प्रति बड़ा क्या है, उसको पता है मेरे मूल अधिकार क्या है। अमेरिका में देखा होगा आपने, एक ब्लैक व्यक्ति था, उसको पुलिस ने अपने घुटने के नीचे दबाया और उसकी मृत्यु हो गई। चोर था वो, क्या था, पूरे अमेरिका में आग लग गई भाई। क्यों? क्योंकि अपने मूल अधिकारों के प्रति क्या है, सजग है। वहां उन्होंने गलती कर दी, राष्ट्रहित और लोकहित को ध्यान में नहीं रखा। जब मूल अधिकार बनाए तो उन्होंने क्या नहीं किया कि राष्ट्र का हित किस में है और लोकहित किस में, ये नहीं देखा। वह मूल अधिकार है तो है, क्या है, मूल अधिकार है तो है। मतलब आपका एक गार्डन है, क्योंकि गन कल्चर तो है ही, आपका एक गार्डन है, आपने अमरूद, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अमरूद का पेड़ लगा रखा, उसमें कुछ लोग आए, अमरूद चोरने लगे, आपने फायर कर दिया। क्या कर दिया? फायर कर दिया। तो आप पर वो संगीन धाराएं नहीं लगेंगी, मर्डर की धाराएं नहीं लगेंगी वहां पर। कहां पर है? अमेरिका में। क्यों? क्योंकि वहां मूल अधिकार दिए गए हैं अपनी सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपके लॉन में आके उसने क्या किया, चोरी की ना। अरे अमरूद ही तो चुरा रहा था यार, हमारे यहाँ तो पता नहीं, हम तो खुद ही नहीं खाते, है ना। हम तो खुश होते हैं कि बच्चे आ रहे हैं, अमरूद चोर रहे हैं, तोते आ रहे हैं। पहला अधिकार पक्षियों का है, दूसरा अधिकार बच्चों का है। तब जब हमारा अधिकार होगा तब हम खाएंगे। ये थोड़े कि मेरा पेड़ है तो मैं ही खाऊंगा। समझ में आया? चलो, तो मैं ये बोल रहा हूं कि उन्होंने राष्ट्रहित और लोकहित को ध्यान में नहीं रखा। भारतीय संविधानवेत्ता इस चीज से परिचित थे। उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रहित और लोकहित को क्या किया, ध्यान में रखा। अब आगे, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किए गए। किसको? नागरिकों के विरुद्ध, नागरिकों को प्रदान किए गए, राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध गारंटी है ये एक प्रकार से। मूल अधिकार जो है, राज्य निरंकुश ना हो जाए। ये ना हो कि किसी को भी उठाया, अंदर बंद कर दिया, और जैसे नंद कुमार की न्यायिक हत्या की गई थी, आप पर भी केस चलाकर क्या कर दिया। भाई कानून का शासन है, संविधान का शासन है देश में। किसका? तो राज्य निरंकुश ना हो जाए, इसलिए ये मूल अधिकार दिए गए। तो आपने बोलना है कि राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया गया है। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो क्या हैं, व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए। जैसे अनटचेबिलिटी, राज्य थोड़े करता है अनटचेबिलिटी। क्या राज्य करता है? अब अभी आपको राज्य की डेफिनेशन नहीं पता, राज्य में बता देता हूं हल्का फुल्का, कि जब राज्य की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, तो राज्य की डेफिनेशन होती है भारत सरकार और संसद। राज्य किसको बोलते हैं हम? भारत सरकार और संसद को बोलते हैं। राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकार और विधानमंडल, ठीक है। तीसरा बोलते हैं हम स्थानीय प्राधिकारी। किसको बोलते हैं? सभी स्थानीय प्राधिकारी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और चौथा बोलते हैं हम अन्य प्राधिकारी। इन चार को मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो डेफिनेशन दी है आर्टिकल 12 में राज्य की, तो वो चार चीजें बोली उसने, भारत सरकार और संसद, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, संसद और भारत सरकार, विधानमंडल और राज्य सरकार, है ना। मैंने क्या बोला? अन्य प्राधिकारी और स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी, इन चारों को मिलाकर बोला गया राज्य। तो क्या आपको लगता है कि अनटचेबिलिटी इन चारों में से कोई करेगा? नहीं। कौन करेगा? व्यक्ति करते हैं ना। तो व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए मूल अधिकार। क्या अनटचेबिलिटी कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। तो व्यक्ति को बोला गया अनटचेबिलिटी दंडनीय अपराध है भैया, है ना। बाल श्रम कौन करवाएगा? व्यक्ति करवाएगा। समझ में आ रहा है? मानव की खरीद फरोख्त कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो व्यक्ति के विरुद्ध दिए गए हैं, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदान किए गए, जैसे 15(2)। अब ये याद करना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन होता है। 15(2), आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। अब जो मैंने बताया आपको, 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद कौन करता है? धर्म के आधार पर विभेद कौन करता है? राज्य करता है। कि राज्य तो सेकुलर है, कौन करता है? लोग करते हैं। तुम कौन कि तुम इस धर्म के, तुम इस धर्म के, तुम इस धर्म के, करते हैं।
तो धर्म मूल वंश के आधार पर कौन करता है? व्यक्ति करता है। जाति के आधार पर कौन करता है? व्यक्ति। लिंग के आधार पर कि तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, कौन करता है? व्यक्ति। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। जन्म स्थान के आधार पर कौन करता है? व्यक्ति। तो आर्टिकल 15(2) होटलों में, सार्वजनिक भोजनालयों में, है ना, राज्य निधि से पोषित क्या सार्वजनिक कुओं में, राज्य निधि से पोषित कोई जगह होंगी, स्नानाघाटों में, कुओं में, जो भी बोलेगा कि मेरे कुएं से पानी नहीं पिएगा या जो सार्वजनिक कुआं होगा वहां से तुम नहीं आओगे, तो कौन करेगा? व्यक्ति। इसलिए 15(2) क्या है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी कौन करेगा? राज्य करेगा। इसलिए आर्टिकल 17 भी क्या है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। आर्टिकल 23 मानव की खरीद फरोख्त कौन करता है? व्यक्ति करता है। बंधुआ मजदूरी कौन कराता है? व्यक्ति। इसलिए आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 यानी बाल श्रम कौन करवाता है? व्यक्ति। इसलिए आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल याद रखना। ये यूपीएससी का क्वेश्चन पहले बन चुका है, दोबारा बन सकता है, ठीक है। हो सकता है लोक सेवा आयोग भी बना दे। संविधान द्वारा कुछ मूल अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए, जैसे 15 है ना भाई। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है, लेकिन कहां के धर्म? इस देश के नागरिकों के धर्म। किस देश के? अब अफ्रीका में कोई जनजाति आ गई, वो अपना धर्म लेके आ गई, उसके साथ विभेद किया जाएगा। लेकिन यहां के जो इस देश के अंदर के जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया, वो इस देश के नागरिकों के लिए है खाली। इतना समझ में आ गया? निवास स्थान के आधार पर विभेद करेंगे भाई। आप दिल्ली जाओ, नेशनल म्यूजियम में जाओ, आप जाओगे, आप छात्र हो सकता है आपको फ्री भेजे अंदर। आप थोड़ा बड़े हो, आपसे हो सकता है 50-100 रुपए ले ले। एक अंग्रेज आएगा, उससे ज्यादा लेंगे वो। विभेद करेंगे किसके आधार पर? भाई दूसरे देश का है ना, कैमरा लेके आ रहा, हमारी फोटो लेके जा रहा कि हमारे यहाँ क्या क्या था। कांसे की नर्तकी है वहां पर, हमारा दरवाजा है, कटारमल के सूर्य मंदिर का दरवाजा है, तुम उसको लेके पता नहीं क्या करोगे अपने देश में, तो तुम्हें 500 रुपए देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो कौन कौन सा आर्टिकल है? 15 है। 16 है भाई, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इवन जिन प्रवासी भारतीयों को हमने डुअल सिटीजनशिप दे रखी, उनको भी 16 नहीं दे रखा। वो यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। किसके लिए? नौकरी के लिए। लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के विषय में क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अवसर, समान अवसर दिए गए भारत के नागरिकों के लिए है, वो बाहर से आने वालों के लिए नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 19 वाक स्वतंत्रता का अधिकार है, भारतीय नागरिकों को है। ये थोड़े कि पाकिस्तान से कोई आएगा या क्या बोलते हैं मालदीव से कोई आएगा, मालदीव तो गए हो है ना, तो मालदीव से कोई आएगा प्रोटेस्ट करेगा जंतर मंतर में। नहीं भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। भारतीय नागरिक, मैं हूं भारत का नागरिक, मैं जंतर मंतर में जाके क्या कर सकता हूं? सत्याग्रह कर सकता हूं, प्रोटेस्ट कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। आर्टिकल 29 भाई, अल्पसंख्यक। कहां के अल्पसंख्यक? भारत के अल्पसंख्यक। और कौन से? मैंने कहा दोनों में, 29, 30 दोनों में अल्पसंख्यक की डेफिनेशन बता रखी है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति से अल्पसंख्यक। अब भाषा कहाँ की? यहाँ की। अब पता चला कि साउथ अमेरिका से कोई आ गया एक अलग भाषा का, उसने कहा मैं अल्पसंख्यक, मेरा अधिकार। उसके लिए नहीं अधिकार। किसके लिए? यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए 19 और 29 और 30 ये दे। तो अब आपने फिर याद करना 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। किस लेवल के? आपात के समय में 20 और 21 भाई। आपात के समय में नेशनल इमरजेंसी पता है ना, 352, 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। जैसे 352 लगा, नेशनल इमरजेंसी लगी, नेशनल इमरजेंसी 352 का बटन ऑन हुआ, 19 का बटन ऑफ हो जाता है। वाक स्वतंत्रता वाली जो है वो क्या हो जाएगी? और वो मैं आगे बताऊंगा, सब में नहीं होती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण, अभ्यंतरिक अशांति, 3 आधारों पर लगता है ना 352। किस में बंद होगा वो बताऊंगा आगे चलकर, अभी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब बाकी को क्या करना भाई? निलंबित करना है। क्या करना है? निलंबित करना है। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन कौन से करने हैं? वो राष्ट्रपति करेगा। 20 और 21 को राष्ट्रपति भी निलंबित नहीं कर सकता। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है?
राष्ट्रपति में निहित है। इतना समझ में आ गया? ठीक। और ये 359 में लिखा हुआ है। ऐसा किसमें लिखा हुआ? आर्टिकल 359 में। ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। सकारात्मक वैसे तो अधिकतर नकारात्मक है, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये मतलब नकारात्मक मतलब अनटचेबिलिटी नहीं करनी, टाइटल नहीं रखने हैं, ना ज्यादा है। पर कुछ सकारात्मक भी है। कुछ क्या है भाई? शिक्षा का अधिकार सकारात्मक है कि शिक्षा के अवसर क्या होंगे? प्राथमिक शिक्षा जो है वो क्या होगी? फ्री होगी। तो कैसा हो गया? सकारात्मक हो गया। तो मैंने कहा मूल अधिकारों की जो प्रकृति है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही है। नागरिकों को प्रदत्त स्वतंत्रताएं जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 25 से 28 सकारात्मक प्रवृत्ति के मूलाधिकार हैं। भाई बोलने का अधिकार है, सकारात्मक है। ठीक है। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य को शक्ति पर निर्बंधन के रूप में, जैसे 14 विधि के समक्ष सब समान है, विधियों का समान संरक्षण, ये नकारात्मक हैं। ये क्या है? 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 21 हो गया। फिर याद करना आपने, ये यूपीएससी लेवल का हो गया कि 14, 15, 16, 21, 14, 15, 16, 21, ये क्या हो गया? नकारात्मक हो गए। क्योंकि क्यों है नकारात्मक? क्योंकि जी राज्य के विरुद्ध दिए गए। क्या है? जैसे 15 में कह रखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है। विभेद का प्रतिषेध मतलब नहीं करना है, तो नकारात्मक हो गया। कैसा हो गया? ठीक है। 16 भी क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। 21 भी क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। इतना समझ में आ गया? मूल अधिकार न्याय योग्य है। क्या है? न्याय योग्य है, अतः इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तित लागू कराया जा सकता है। किसके द्वारा? लेकिन डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। अंतर है मूल अधिकार और डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी। लेकिन मूल अधिकार को परिवर्तित कराने का अधिकार कार्य कौन करता है? न्यायालय करता है। आपके मूल अधिकार का हनन हुआ, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। 32 और 226, 32 सुप्रीम कोर्ट, 226 हाई कोर्ट। फिर रिटें पढ़ेंगे हम, 5 प्रकार की रिटें जो होती हैं। ठीक है। इसमें संसद साधारण विधि द्वारा किसी भी प्रकार से कमी नहीं कर सकती। साधारण विधि द्वारा तो कभी भी कमी नहीं कर सकती, किंतु आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। और इसमें भी बड़ी भयानक क्या बहस चली, किसके? विधायिका और न्यायपालिका के बीच में क्या टकराव हुआ, तब जाके लास्ट में बोला गया कि 368 के तहत इसमें संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि वेबर बोलते हैं इसको कि मैं जी अपने मूल अधिकारों का त्याग कर, आप अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हो, लेकिन आप अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। जब तक आप हो तब तक आपके मूल अधिकार आपके साथ रहेंगे। इतना समझ में आ गया? अब फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टेट क्या होता है, 12, 13 और पूरा इस प्रकार से मूल अधिकारों को एक्सप्लेन करते हुए समझाऊंगा। इतना काफी।